सुप्रभातम। 18 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मेरी सिंह गर्जना से सारा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने कहा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले युवकों के खून से यह ध्वज परम पवित्र हो गया है। इस झंडे का प्रारूप एक सुविख्यात निस्वार्थ भारतीय युवा देशभक्त ने बनाया। संकेत अर्थात वीर विनायक दामोदर सावरकर की ओर था। भारतीय स्वतंत्रता का बिगुल यूरोप में बड़े धमाके के साथ बजा। न्यूयॉर्क के प्रेस रिपोर्टर को साक्षात्कार के समय मैंने कहा, मेरे भारतवासी भूखे और अनपढ़ होंगे, किंतु उनमें आजादी की भूख कहीं अधिक है। दनदनाती आवाज में मैंने कहा, चंद वर्षों में ही भारत आजादी हासिल करके ही रहेगा और स्वातंत्र्य, समता एवं बंधुता की जय होगी। 28 अक्टूबर 1907 मिनर्वा क्लब द्वारा वॉलफोर्ड एस्टोरिया होटल में आयोजित एक सभा में उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेज भारतीयों का खून चूसकर यह प्रसारित करना चाहते हैं कि भारतीय सुखी है और वे स्वाधीनता नहीं चाहते। अतः उपस्थितों से मेरा अनुरोध है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए आप सहयोग दें। अमेरिका में धुआंधार प्रचार करने के पश्चात मैं लंदन पहुंची। इंडिया हाउस तो इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हवन कुंड बन चुका था। रूस, आयरलैंड, जर्मनी के राष्ट्रवादियों से मैं संपर्क में थी। क्रिसमस के उपहारों के आड़ क्रांतिकारियों को खिलौना जैसे दिखने वाली पिस्तौल भेंट किया करती थी, लेकिन तकलीफ तो बढ़ गई। अंग्रेज गुप्तचर परछाई की तरह मेरा पीछा करने लगे। स्फोटक परिस्थिति का उद्रेक होने के पूर्व ही 1 मई 1909 को मैंने पेरिस जाकर बसने का निर्णय किया। पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका की प्रथम चिंगारी प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। प्रकाशन और वितरण का सारा भार संभालते संभालते दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते थे। मेरे देशभक्ति से कूट कूट कर भरे भाषणों की पुस्तिका भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक कोने कोने तक पहुंच गई। फलस्वरूप लंदन, फ्रांस में स्वाधीनता संग्राम का प्रसार जोर शोर से शुरू रहा। स्वाधीनता के यज्ञ कुंड में आहुति देने वाला मेरा मानस पुत्र मदनलाल धिंगरा की शहादत के बाद मुझ पर तो पहाड़ी टूट पड़ा, लेकिन रोकर मैं उसका बलिदान छोटा नहीं करना चाहती थी। उसी की स्मृति में मदन तलवार पत्रिका का प्रकाशन बर्लिन से करवाना प्रारंभ किया। लगातार विस्फोटक पदार्थों के संपर्क में रहकर कड़ी मेहनत करने के कारण वीर सावरकर जी अस्वस्थ हो गए। उन्हें पेरिस आकर विश्राम करने की सलाह दी। एक सच्चे देशभक्त की सेवा शुश्रूषा करने का सुअवसर मुझे मिला। पेरिस के वास्तव्य के दौरान स्वस्थ होने के बाद उन्हें वंदे मातरम तथा मदन तलवार के लिए लेख लिखने का अवसर मिला। अगस्त 1910 तक वंदे मातरम का प्रकाशन जिनेवा से ही होता रहा। अंग्रेज सरकार सतर्क होने पर यह प्रकाशन हॉलैंड से होने लगा। 1857 का स्वातंत्र्य समर यह पुस्तक वीर सावरकर जी ने लिखी, लेकिन पुस्तक पर पाबंदी लगाई गई। भारत में प्रकाशन के पूर्व ही यह पुस्तक अग्निभक्ष बनी। जर्मनी में इसका अंग्रेजी भाषांतरण किया गया, लेकिन प्रकाशन ना हो सका। आखिर अत्यंत गोपनीय तरीके से इस पुस्तक को मैंने हॉलैंड में प्रकाशित करवाया। आगे चलकर
सभी क्रांतिकारियों की यह गीता बन गई। राष्ट्र के प्रगति के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, यही मेरी धारणा रही। इजिप्ट के 1910 के राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए मैंने कहा, इजिप्ट के केवल 50% लोग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। हे इजिप्ट के सपूतों, आपकी माताएं एवं बहनें कहाँ हैं? जिन हाथों में झूले की डोरी होती है ना, याद रखो वही राष्ट्र का संचालन करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। पेरिस से लंदन पहुंचते ही वीर सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और मोरिया बोट से उन्हें लंदन से भारत ले जाने की योजना बनाई गई। 8 जुलाई 1910 पहरेदार सिपाहियों को चकमा देकर वे जहाज से कूद पड़े। तैरते हुए फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह तक पहुंचे, लेकिन उन्हें पुनश्च गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर जी को बचाने की योजना श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीवीएस अय्यर जी के साथ बनाई, लेकिन मार्सेलिस तक पहुंचते पहुंचते हमें देर हो गई और असफलता हाथ लगी। मुंबई के सुविख्यात एडवोकेट को तुरंत मैंने तार की और हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें छुड़ाने की योजना कामयाब ना हो पाई। पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए हर कठिनाई का प्रबल मुकाबला करो। अत्याचार एवं दमन से जूझना और संघर्ष का मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन। इस संदेश के कारण इंग्लैंड और फ्रांस के हर घर में मैडम कामा प्रसिद्ध हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इंग्लैंड लाने की मांग की। मैडम कामा शुड बी सेंट बैक टू इंग्लैंड, लेकिन फ्रांस ने इस मांग को खारिज कर दिया। चिढ़कर मैडम कामा की सारी संपत्ति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली, जिससे उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली। जीवन के अंतिम क्षण वे मातृभूमि में बिताना चाहती थी। क्रांतिकारियों से सरोकार ना रखेगी, इसी शर्त पर उन्हें भारत आने की अनुमति दी गई। भारत पहुंचते पहुंचते मैडम कामा का शरीर जर्जर हो गया था। उन्हें मुंबई के पेटेट हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कर दिया गया और 13 अगस्त 1936 को इस क्रांति प्रसूता ने वंदे मातरम यह आखिरी शब्द कहकर अपना पंचभौतिक देह त्याग दिया। भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प अपने रोम रोम में समाने वाली, विदेशी भूमि में रहकर भी अंग्रेजों से असहयोग के लिए भारतीयों को प्रेरणा देने वाली मैडम कामा को कोटि कोटि प्रणाम।